हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉवेस। तो चलिए गाइज, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि यूएस सेशन आज अपलोड हो जाएगा। कल मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, बट आज हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग यूएस में क्या हो रहा है? तो इसका आंसर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बस यही कहूँगा, सिगुफा चल रहा है यूएस में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मीम भी लगा रखा है कैरिमिनाटी का, कि जैसे वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये हो क्या रहा है। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ट्रम्प जब से पावर में वापस आए हैं तब से उन्होंने जिस टाइप के डिसीजंस लिए हैं कि आगे आने वाले कुछ टाइम में चीज़ें किस तरीके से इवॉल्व करेंगी, ये बता पाना किसी के लिए भी काफ़ी हार्ड रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 2 से 3 सब टॉपिक्स को आज के इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके अपने सब टॉपिक्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक हमने ले रखा है यहाँ पे ग्रीनलैंड इशू का। ठीक है, तो ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर के काफ़ी सारे कुछ कमेंट्स कर दिए थे। तो एक बार पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि क्या कमेंट था, क्या वहाँ की हिस्ट्री है। तो हम लोग पूरा हिस्ट्री से चलेंगे कि ग्रीनलैंड के को यूएस कब से ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और अभी इसमें करेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं वहाँ पे। तो आइए इसको आराम से चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1941 में। 1941 में हमारा एक एग्रीमेंट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डेनलैंड के बीच में, सॉरी डेनमार्क के बीच में, रिगार्डिंग डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड। आई थिंक ये बात आप लोगों को पता होगी, जो ग्रीनलैंड है वो एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क के अंदर आता है और ये क्या कहते हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, तो डेनमार्क के अंडर आता है, डेनमार्क के कंट्रोल में आता है ग्रीनलैंड। तो ये 1941 में एक हम लोग का एग्रीमेंट साइन हो रहा है, पहला एग्रीमेंट साइन हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डेनमार्क के बीच में रिगार्डिंग द डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड। बिकॉज इस टाइम पर क्या है कि जो जर्मन फोर्सेस हैं उन्होंने काफ़ी सारा पार्ट्स ऑक्यूपाई कर लिया था, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। तो फिर डेनमार्क को लग रहा था कि कहीं ग्रीनलैंड को भी जर्मन फोर्सेस ऑक्यूपाई ना कर लें, इसलिए 1941 में एक एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने यूएस को इस आइलैंड का डिफेंस दे दिया था और यहीं से यूएस इंटरेस्ट स्टार्ट होता है ग्रीनलैंड में आना। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि 1946 में जो यूएस ऑफिशियल्स होते हैं वो एक प्रपोजल रखते हैं ग्रीनलैंड को बाई करने का डेनमार्क के सामने। ठीक है, लेकिन डेनमार्क क्या करता है कि डेनमार्क इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो डेनमार्क क्या कहते हैं सेल करने का ऑफर तो रिजेक्ट कर देता है, बट स्टिल उन्होंने यूएस को ग्रेटर एक्सेस अलाउ किया था ग्रीनलैंड में थ्रू सेवरल सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स। यानी कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं इसके बाद में, जिसमें कि डेनमार्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ग्रीनलैंड का काफ़ी सारा एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो 1946 का जो ऑफर था उस टाइम पे वो ऑफर इसलिए था बिकॉज सोवियत इन्फ्लुएंस वहाँ पे था, सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था आर्कटिक रीजन में और उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता था हमारा यूएस। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के पर्पज से ये ऑफर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेनमार्क को दिया था। अब अगर हम आज के करेंट सिनेरियो की बात करते हैं कि आज आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड पे उसका कंट्रोल हो, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा आंसर आ जाता है कि उस टाइम सोवियत को काउंटर करना था, सोवियत यूनियन को। आज वो खतरा हमारे पास नहीं है, हमारे पास रशिया का भी उतना बड़ा खतरा नहीं है यूएस के सामने, लेकिन चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसके अगेंस्ट में जरूर यहाँ पे यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके पास आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यूएस ने कुछ मिलिट्री बेसेस भी सेटअप किए थे और एक क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर भी सेटअप किया था और एक फैसिलिटी सेटअप की थी न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की। ये हम तब बात कर रहे हैं कि 1946 के बाद जो एग्रीमेंट्स हुए उनके थ्रू। ठीक है, तो करेंटली जो हमारे सामने चैलेंज है वो चाइना का चैलेंज है। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं थोड़ा सा अपने मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कहीं भी अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हो तो फिर आप देखते हो ना कि वहाँ पे मिनरल्स होने चाहिए अच्छे खासे। तो फिर जो हम लोग का ग्रीनलैंड का एरिया है उसमें 34 क्लासिफाइड रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसमें से 23 मिनरल्स ग्रीनलैंड के पास है। मतलब इतना छोटा सा एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, बट स्टिल उसके पास 23 रेयर अर्थ मिनरल्स होना खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है और ये समझ में आता है कि बहुत लुक्रेटिव रियल एस्टेट डील है अगर ट्रम्प की नज़रों से हम देखते हैं तो। ठीक है, China now account for 11% of the investment in mineral sector in Greenland.
अब ग्रीनलैंड में जैसा कि हमने बात करा कि चाइना को काउंटर करना है, तो चाइना का क्या है कि चाइना जो ग्रीनलैंड का मिनरल सेक्टर है उसमें 11% जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है, ठीक है। और इट्स जस्ट बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, उसके बाद चाइना आ जाता है अपना, ठीक है। तो मतलब थर्ड नंबर पे है चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो, ठीक है। देन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऑफर दिया है, प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं, अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया एक्वायर करने का ग्रीनलैंड को, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ऑटोनमस टेरिटरी है डेनमार्क की, मतलब डेनमार्क की टेरिटरी तो है, बट वहाँ पर जो वो मतलब एक तरीके से सेल्फ रूल है काफ़ी हद तक, काफ़ी सारी चीज़ों पे जो ग्रीनलैंड की पॉलिसीज़ हैं वो खुद से पॉलिसी फॉर्म करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी एक टर्म सर्व कर चुके हैं, तो हमने मतलब ऑब्वियस सा ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या उस टर्म में भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की थी कि ग्रीनलैंड को यूएस के अंदर ले आ पाएँ। तो यस, ऑफ कोर्स उन्होंने उस टाइम भी ये कोशिशें की थी। जैसे कि अगस्त 2019 की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने एक विजिट कैंसिल कर दिया था, डेनमार्क में उनका विजिट होना था और उन्होंने इस विजिट को कैंसिल कर दिया था जस्ट बिकॉज जो डैनिश प्राइम मिनिस्टर थे फ्रेडस्किन, उन्होंने उनका एक ऑफर टर्न डाउन कर दिया था जिसमें कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही एब्सर्ड सी चीज़ है, ऑफ कोर्स यार अगर किसी भी कंट्री के किसी एक पार्ट को कोई और कंट्री खरीदना चाहेगी तो दूसरी कंट्री यही कहेगी, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसके बाद ट्रंप ने क्या किया था, थ्रेटन किया था कि जो डेनिश से यानी कि डेनमार्क से जो गुड्स आएंगे उनके ऊपर वो टैरिफ्स लगा देंगे, जैसा कि करेंटली वो कनाडा और मैक्सिको के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। देन ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है म्यूट एड्स, इन्होंने जनवरी 13 को कहा है कि जो टेरिटरी है जो ग्रीनलैंड है वो वर्क करेगा कि अपना डिफेंस और माइनिंग टाइज जो यूएस के साथ में है उसको और स्ट्रेंथन कर सके। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कहा है कि वो यूएस के साथ मर्ज होना चाहते हैं, बट वो कह रहे हैं कि वो यूएस के साथ में और बेहतर काम करना चाहते हैं साथ में मिलकर के, ठीक है। इसके बाद जनवरी 16 को जो हमारे डेनिश प्राइम मिनिस्टर है मेट फ्रेडस्किन, उन्होंने ट्रंप को कहा था एक टेलीफोन कन्वर्सेशन में कि ये ग्रीनलैंडर्स के ऊपर है कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब उन्होंने कह दिया कि ग्रीनलैंड के जो खुद के लोग हैं उनके ऊपर है ये चीज़ें, उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें अपना फ्यूचर डेनमार्क के साथ देखना है या फिर वो यूएस के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो ये हम लोगों का छोटा सा इशू था ग्रीनलैंड का। इसमें हमको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमको सबसे पहले एग्रीमेंट याद रखना है कि पहला एग्रीमेंट कब हो रहा है, कब यहाँ पे यूएस का इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, तो वो 1941 में हो रहा है। देन 1946 का ऑफर हमको याद रखना है, पहली बार जब परचेजिंग ऑफर आया था, ये हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद सोवियट्स को न्यूट्रलाइज करना, चाइना को न्यूट्रलाइज करना, हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना करके इन सारे क्वेश्चन को ये पूछ सकते हैं। उसके बाद वन लाइनर टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं और कितने ग्रीनलैंड के पास हैं, ठीक है। तो आई गेस ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम आप याद रख सकते हो। बाकी तो इस टॉपिक में कुछ खास था नहीं। हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर चलते हैं, एनेक्सिंग कनाडा, ठीक है। तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कह के भी बुलाया था, तो अभी इसका भी एक इशू चल रहा है कि वो कनाडा को के ऊपर भी टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं, उसको भी परेशान कर रखा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इशू चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो इस करेंट इशू को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। कनाडा की फॉर्मेशन को देखते हैं, उसके बाद हम करेंट इशू पे आएंगे, ठीक है। तो जब हम कनाडा की फॉर्मेशन को देख रहे हैं तो हम लोग का ये सिगुफा स्टार्ट होता है 1867 से, जबकि जो तीन रीजन्स हैं, तीन रीजन्स कौन से हैं, तीन प्रोविंसेस है कनाडा के, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोटिया एंड थर्ड है हम लोग का ब्रिटिश कोलंबिया। आप लोग को याद होगा जब हम लोग इंडो कनाडा इशू पढ़ रहे हैं तो हम ब्रिटिश कोलंबिया काफ़ी लाइमलाइट में था, बिकॉज सिक्स जो सेटलमेंट है वो ब्रिटिश कोलंबिया में ही काफ़ी सारा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना है कि अगर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो पहले अगर हमने कुछ पढ़ रखा है तो वो हमको याद आ जाए, ठीक है। तो ये जो तीन रीजन्स हैं ये ज्वाइन करते हैं, मतलब देखो अब इसमें क्या होता है कि न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोटिया तो ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग कनाडा बना रहे हैं, ठीक है। बट एक जो टेरिटरी होती है
ब्रिटिश कोलंबिया नाम की, वो अप्रहेंसिव रहती है, मतलब उसने अभी कंफर्म नहीं किया था कि हम ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा के फॉर्मेशन में या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश कोलंबिया के साथ में क्या इशू था कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स है उनको एक ऐसा डर था कि वो यूएस से सराउंडेड रहेंगे और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अमेरिका उनके ऊपर अटैक करे और एनेक्स करे, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस एंड प्रॉपर्टी का लॉस होगा। तो इसलिए वो लोग एडवोकेट कर रहे थे कि उनको एनेक्स कर ले यूएस से, ठीक है, बिकॉज अगर वो यूएस के पीसफुली पार्ट बन जाएंगे तो फिर ऐसा कोई ब्लड लॉस या फिर प्रॉपर्टी का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो जब कॉन्फेडरेशन का इशू कम अप करता है 1867 में, तो पेटिशन सर्कुलेट करती हैं इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे पेटिशंस डालते हैं कि उनको यूएस के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा पेटिशन था वो आया था ईयर 1867 में, और इट वाज एड्रेस्ड टू क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। ये क्वीन विक्टोरिया को एड्रेस था, जिसमें कि वो डिमांड कर रहे थे कि या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम करे कॉलोनी का जो डेप्ट है टू द यूएस, ठीक है। तो क्या इशू था कि यूएस ने ब्रिटिश कोलंबिया को एज ए टेरिटरी काफी सारा डेप्ट दे रखा था, ठीक है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट था उस टाइम पे। तो अब वो लोग कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया कहता है क्वीन विक्टोरिया से कि या तो ये सारा जो डेप्ट है वो ब्रिटेन ले ले कि हाँ ठीक है हम पे ऑफ करेंगे, और इस्टेब्लिश कर ले एक स्टीमर ट्रेन लिंक, हाँ एक स्टीमर ट्रेन लिंक इस्टेब्लिश कर ले इसके साथ में। और अगर वो ये नहीं करना चाहता, अगर ब्रिटेन ये नहीं करना चाहता, तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि कॉलोनी को अलाउ करना चाहिए कि वो मर्ज कर दे अमेरिका के साथ, ठीक है, यूएस के साथ मर्ज कर दे अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है। देन ईयर 1869 में एक सेकेंड पेटिशन बनती है जो कि पूछती है, कहती है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उस टाइम के, यूलियस, क्या नाम था इनका यार, थोड़ा सा इनकी प्रोनाउंसिएशन अजीब सी होती है, सॉरी गाइस, यूलियस वहाँ के उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट थे, उनसे कहता है कि आपको अमेरिकन एनेक्सेशन को डायरेक्टली नेगोशिएट करना चाहिए ब्रिटेन के साथ। मतलब वहाँ के लोग क्या कह रहे थे 1869 में, कुछ लोग वहाँ के, सब नहीं, कि वो लोग ये कह रहे थे कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उनको डायरेक्टली नेगोशिएट करना चाहिए अमेरिकन एनेक्सेशन का जो इशू है ब्रिटेन के साथ में, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था, ग्रास रूट सपोर्ट भी था, मतलब वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट स्टिल ये जो प्रोविजन था इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन कुछ नहीं मिल पाती है। और ईयर 1871 में क्या होता है कि ब्रिटिश कोलंबिया वाज एडमिटेड एज अ कैनेडियन प्रोविंस। तो ब्रिटिश कोलंबिया कब एक कैनेडियन प्रोविंस बन रहा है, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें मार्क करके आना है 1871, ठीक है। इसके बाद एक हम लोग थोड़ा सा एग्रीमेंट देख लेते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको के बीच में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि जुलाई 1, 2020 से इफेक्टिव है। ये हम लोग का फ्री ट्रेड अलाउ करता है इन तीनों ही कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे इशू हो रहा था, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगाने की जो बात कर रहे हैं, अगर वो 25% टैरिफ लग जाते हैं तो वो सीधे सीधे यूएस मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट का वायलेशन होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूटी फ्री ट्रेड रेगुलेट करता है। और इससे पहले कौन सा एग्रीमेंट है इन तीनों ही कंट्रीज के बीच में, अगर ये हमसे क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर हमको मॉक में मार्क करके आना है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों का इशू था। इसके बारे में थोड़ा सा हम चलते हैं, अब देख लेते हैं यूएस और कनाडा के बीच में ट्रेड रिलेशंस में, बिकॉज मेन इशू तो हम लोग का यही है कि 25% टैरिफ लगाने की जो बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को यूएस और कनाडा के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको भी थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अपना जो कनाडा है, कनाडा इज द लार्जेस्ट फॉरेन सप्लायर ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, यूरेनियम एंड 34 क्रिटिकल मिनरल्स टू यूएस इकोनॉमी। कनाडा इतने सारे मिनरल्स और स्टील, एल्यूमिनियम, यूरेनियम ये सब यूएस को सप्लाई करने वाला लार्जेस्ट फॉरेन सप्लायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूएस जो है वो जो 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, वो ऐसा कोई मजाक वाली बात नहीं है कि हमने लगाने को कहा और लगा दिया, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर कनाडा को फेस करने पड़ेंगे तो साइमल्टेनियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूएस को भी काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में फेस करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब यूएस जो है वो सिंगल ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है कनाडा में, और कनाडा वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। और देखो यूएस है वो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है कनाडा में, और जो कनाडा है वो लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का
यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में इन द ईयर एंड ऑफ 2023, ठीक है। देन कनाडा और यूएस जो है वो एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, एक मेन पॉइंट है, विच इज क्लोज टू 9000 किलोमीटर्स एंड इट्स द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। ये बात हमको याद रखनी है कि जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बॉर्डर है, इट्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब दिसंबर 2024 में क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, मतलब देखो हम लोग थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था स्टार्टिंग में कि जो इलीगल ड्रग है, जैसे कि हम लोग का ये फेंटेनाइल है, फेंटेनाइल कनाडा और मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आ रहा है। एक बात उन्होंने ये कहा था, और दूसरा बात उन्होंने ये की थी कि इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी सारा हो रहा है कनाडा और मैक्सिको से यूएस के अंदर में, ठीक है। तो इन दो वजहों से उन्होंने कहा था कि वो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% टैक्स लगा देंगे। इसके बाद देन जो हमारे कनाडा के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है, वो विजिट करते हैं यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के पास, और उसके बीच में फिर यहाँ पे चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं हालांकि। तो अब उसके बाद हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने, उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स को इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो क्या कर सके कि वो ज़्यादा पर्सनल को एम्प्लॉय कर सकें, ज़्यादा ऑफिसर्स को एम्प्लॉय कर सकें, नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट ले आए। अब इन सारे चीज़ों से होगा क्या, इन सारे चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि जो इलीगल ट्रेड हो रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसके 5 पिलर्स हैं फॉर स्पेसिफिक एक्शन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग एफर्ट्स, ठीक है। अब ये 5 एफर्ट्स क्या क्या है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो पहला था कि हम डिटेक्ट करेंगे और डिसरप्ट करेंगे जो हमारा फेंटेनाइल का ट्रेड हो रहा है। फेंटेनाइल ये एक इलीगल ड्रग होता है जिसका ट्रेड कनाडा और मैक्सिको से यूएस में हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम 1.3 बिलियन डॉलर्स तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि इसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिप्ट करेंगे फेंटेनाइल के ट्रेड को, ठीक है। देन हमारा सेकेंड पिलर ये था कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिग्निफिकेंट न्यू टूल्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। मतलब लॉ इन्फोर्स करने के नए टूल्स हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। देन अपना थर्ड पॉइंट था, थर्ड पिलर था कि हम इम्प्रूव करेंगे जो हमारे ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे ऑपरेशंस को अपने। देन हमारा फोर्थ था कि हम एक्सपैंड करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब यूएस के साथ में इंफॉर्मेशन और ग्रेटर लेवल पे शेयर करेंगे, ठीक है। देन फिफ्थ था कि मिनिमाइज करेंगे अननेसेसरी बॉर्डर वॉल्यूम्स, ठीक है। मतलब बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना जाएं, लोग ना जाएं, इसको थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे जो अननेसेसरी बॉर्डर वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अपना सेकंड सब टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है गाइस। देन अब हम चलते हैं अपने थर्ड सब टॉपिक के ऊपर, जो है डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था, जिसमें कि हमारे एस जयशंकर साहब भी गए हुए थे, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारा थर्ड सब टॉपिक है। इसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। आई गेस 5 to 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स ये सेशन और चलने वाला है। देखिए गाइस, मैं छोटी वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और हम लोग उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सेशंस की फ्रिक्वेंसी है मैं बढ़ाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या इशू है इनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में, कौन कौन लोग आए थे और क्या इसके मेजर हाईलाइट्स थे, थोड़ा सा इसके ऊपर लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले डेट हमको याद रखनी है कि जनवरी 20 को, और हमें ये समझना पड़ेगा कि यूएस में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है वो हर ईयर, हर बार जनवरी 20 को ही होती है। बट एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर जनवरी 20 को संडे पड़ जाता है, देन जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जनवरी 21 को, ठीक है। स्टार्टिंग में हुआ करती थी, आई गेस जो जॉर्ज वॉशिंगटन हमारे फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी वो मार्च 4 या अप्रैल 30, इनमें से किसी एक डेट को हुई थी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अलग नॉर्म था, बट देन ये आई गेस यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू जनवरी 28 को हम लोग ने डेट फिक्स कर दिया था, ठीक है। ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पर हुई है, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल रोटुंडा है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, उसके अंदर का एक एरिया है कैपिटल रोटुंडा,
एक सर्कुलर सेंट्रल स्पेस है इसके नीचे, इस डोम ऑफ द कैपिटल के नीचे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि 4 साल पहले जो राइटर्स थे जो कि जो बाइडेन की 2020 इलेक्शन की विक्ट्री को ओवरटर्न करना चाहते थे, उन्होंने इस प्लेस को ओवरटर्न कर दिया था, हाँ खराब कर दिया था, राइट्स हो गए थे। बट इस बार यहाँ पर ही हम लोग अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको प्लेस का नाम याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा, ठीक है। तो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है ये हमारे 47वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। और ट्रंप जो है वो केवल सेकंड प्रेसिडेंट है, तो ऐसे यूएस हिस्ट्री में केवल दूसरी बार हो रहा है, 230 प्लस ईयर्स की यूएस हिस्ट्री में केवल ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि कोई एक प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता है, पावर में आता है, री इलेक्शन हारता है और उसके बाद वापस से पावर में आ जाता है। ये केवल सेकेंड टाइम पे हो रहा है, तो ये फैक्ट हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। देन जो दूसरे लीडर थे जिन्होंने क्या कहते हैं यूएस में नॉन कंसिक्यूटिव प्रेसिडेंशियल टर्म सर्व किया था, उनका नाम था ग्रोवर क्लेवलैंड, ठीक है। इन्होंने 22nd एंड 24th यूएस प्रेसिडेंट की तरह वर्क किया था 1880s में एंड 1890s में, ठीक है। तो हमको इनका भी नाम याद रखना है कि ग्रोवर क्लेवलैंड, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑब्वियस सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन एक फैक्ट ये भी है कि ट्रंप ने जो बाइडेन की 2021 में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसको स्किप कर दिया था, उसको अटेंड नहीं किया था, जबकि ये नॉर्म होता है वहाँ पे कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होते हैं वो उसको अटेंड करते हैं, और ये ऐसा पहली बार हुआ था वहाँ पे 150 प्लस ईयर्स की हिस्ट्री में, ठीक है। सिंस 1933, अच्छा ये जो मैंने बताया आपको जनवरी 21 वाला, वो मैंने क्या कहते हैं ये हम लोग का तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1933 से इसको हमने क्या कहते हैं कंफर्म किया था कि अब से ऐसा ही होगा, ठीक है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ के प्रेसिडेंट के ओथ टेकिंग सेरेमनी, सॉरी मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी में, वो होता है कि जो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, बिकॉज केवल ओथ टेकिंग सेरेमनी ही एक ऐसी सेरेमनी है जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। बाकी जो भी सेरेमनीज है वो ट्रेडिशनली इवॉल्व हुई हैं, वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, इन दोनों ने जब स्वेरिंग इन सेरेमनी मतलब ओथ ले लिया, उसके बाद ट्रंप ने एक इनॉग्रल एड्रेस दिया था वहाँ पे। और इसके साथ में हमको एक फैक्ट ये याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो एडमिनिस्टर करते हैं जो ओथ होती है, ये भी ट्रेडिशनली होता है, ये भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि कौन एडमिनिस्टर करेगा ओथ को। तो ये क्या कहते हैं वहाँ के जो करेंट चीफ जस्टिस है यूनाइटेड स्टेट्स के जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये ओथ दिलवाई थी, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आई गेस हमें पता होनी चाहिए यूएस से रिलेटेड फॉर आवर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो जनरली बाइबल को अपने हाथ में लेते हैं, ये भी वहाँ का एक ट्रेडिशनल नॉर्म है कि जब वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही होती है तो वो बाइबल को अपने हैंड में लेते हैं, जो कि जनरली एक फैमिली बाइबल होती है। तो ऐसे वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, बट अब इस सेशन में और कुछ है नहीं खास। तो देखिए अब ये ऐसा है कि यूएस का इशू काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसमें कई सारे और सेशंस लगेंगे इसको कवर करने के लिए, एंड आई गेस ये ईयर लॉन्ग चलने वाला टॉपिक है, हमारा पूरे ईयर ये न्यूज़ में रहेगा। तो और भी सेशंस में लूँगा इस सेम टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और जो भी वहाँ की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको अपने एंड पे एक बार पढ़ लीजिए। बाकी मैं एक बार आपको अगर उसके ऊपर सेशन ले लूँगा तो आई गेस चीज़ें आपको याद रहेंगी और आप गलतियाँ नहीं करोगे। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी इशू आ रहा है तो फील फ्री टू डीएम मी और कॉल मी, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है ही, आप टेलीग्राम पे हमारे कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही फ्रीली अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, आज के लिए बस इतना ही।